हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 पार्ट 4 होगा, यानी ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम अपना आगे के दो से तीन जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बच गए थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पावर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए पूरे चैप्टर के हम एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जितने भी फॉर्मूले हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे कैसे हमें यहाँ पे क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में रिकॉल करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, जो हमारा 3 लेक्चर्स हुए अब तक इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें हम अपना लगभग लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो गए। जिसमें अगर हम शुरुआत करें तो हमने करंट से स्टार्टिंग की थी कि करंट क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं। जैसे हमने जो फॉर्मूलेस करे थे वो चार्ज के ऊपर किए थे, जिसमें हमारे पास दो तरीके के चार्ज थे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। जिसे हम पॉजिटिव को प्रोटॉन्स और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे। यानी वहां पे हमने ऑलरेडी अपने करंट यानी आई इज इक्वल्स टू में Q बाई टी एक इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज से रिलेटेड हम Q इज इक्वल्स टू में NE वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल्स टू में W बाई Q, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। इसी तरीके से हमने वहां पे ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ है हमारा V इज इक्वल्स टू में IR। और साथ में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में भी देखा था कि देखो, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से और जो हमारा रेजिस्टिविटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं रो से। साथ ही साथ रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है, रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो है हमारी ओम। और जो हमारी रेजिस्टिविटी की SI यूनिट है वो है हमारी ओम मीटर। एंड रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे और टाइम पीरियड पे, और साथ ही साथ कौन से मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं उस पर। और जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड और किस मटेरियल का हमने वहां पे वायर लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस को अटैचमेंट देखी, किस तरीके से हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को अटैच कर सकते हैं। या तो वो सीरीज में अटैच होंगे रेजिस्टेंस या फिर वो पैरेलल में। जब सीरीज में रेजिस्टेंस अटैच होते हैं तो जो हमारा आर टोटल होता है वो बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। वहीं अगर हम पैरेलल में अगर हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो जो आर टोटल होता है वो होगा हमारा 1/R टोटल इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल पिछले लेक्चर्स के बारे में कि हमने पिछले लेक्चर्स में किन किन टॉपिक्स के बारे में कवर अप किया है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, देन उन टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज के लेक्चर्स के टॉपिक के बारे में बात करें कि आज के क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या हीटिंग इफेक्ट हैं उनके बारे में। देन सेकंड हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है वो। थर्ड पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज। एंड फोर्थ है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद हम इन्हीं चारों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे किस तरीके से हम इन लॉज को, इन पॉइंट्स को और इन डेफिनेशंस के फॉर्म में जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उनको किस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है।
फर्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब उसमें रेजिस्टिविटी प्योर हैगी, जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली उसमें से फॉलो करे, उसमें से फ्लो आउट करेगी। और वो किस फॉर्म में फ्लो आउट करेगी, हीट की फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, अगर इफ एन if an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely in form of heat, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, and this is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इसमें ये बोला गया है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है, उसमें से कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, तो रेजिस्टेंस से क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव है, तो जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअली गेट डिसिपिएट एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट, कंटिन्यूअसली फ्लो करेगी, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसकी मदद से अब हम अपने एक अनदर लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, बस इसमें इतना बताया गया है, अगर हमारा कोई भी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, तो उसके अंदर से हमारा जो कंटिन्यूअसली सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो होगी वो हीट की फॉर्म में होगी, इसी को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। अब इसके मदद से हम अपने एक अनदर लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ हुआ हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्या मतलब है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारा ये बोलता है कि जो भी हमारी हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितने टाइम ड्यूरेशन तक उस कंडक्टर के अंदर करंट हमारा फ्लो कर रहा है। मैंने क्या क्या चीजें बोली, तो देखो, जो हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसमें मैंने तीन वर्ड्स बोले कि जो हमारा हीट होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम पीरियड के, कि कितने टाइम पीरियड तक हमारा जो करंट है वो उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है। तो अब जितनी भी हमारी ये तीन पॉइंट्स निकल के आए हैं, अगर हम उनको स्टेटमेंट में लिखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जूल्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखते हैं कि जूल्स लॉ कहता क्या है। तो जूल्स लॉ में इट स्टेट्स दैट it states that the heat the heat produced in a resistor is first directly proportional to square of
करंट। यानी यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या निकल कर आई कि जो हमारा H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I स्क्वायर के। नाउ अनदर सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि जो हीट है इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, it is directly proportional to resistance for a given करंट। दिए हुए करंट में जो भी हमारा रेजिस्टेंस है हीट उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी सेकेंड स्टेटमेंट से H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में है हमारे पास इसमें थर्ड स्टेटमेंट में हो गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली proportional to time for which current flows through the conductor। यानी यहाँ पे हमारे थर्ड स्टेटमेंट से ये पता चला कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब अगर हम इन तीनों प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला जो बन के आएगा वो क्या होगा, H इज इक्वल्स टू में I स्क्वायर R T। ये क्या है, ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है जिसमें H किसके बराबर होगा, I स्क्वायर इंटू R इंटू T के। तो ये तो हो गई हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बात। अब हीटिंग इफेक्ट से लेकर के हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो किन किन डिवाइसेस में यूज किया जाता है और किन डिवाइसेस में यूज नहीं किया जाता है। तो देखो क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास Heating effect is desirable in devices like electric heater, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज एटसेट्रा। ये बोला गया है जो भी हमारा हीटिंग इफेक्ट है वो हमें इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर देखने को मिलेगा, आयरन्स के अंदर, बल्ब हो गए हमारे और फ्यूज हो गए। इसी के साथ साथ और वो कौन से डिवाइस है जिनके अंदर हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स जिन्हें हम CRT बोलते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स एंड ETC। अनडिजायरेबल हो गए डिवाइस कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, और डिजायरेबल हो गए हमारे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या बोला गया है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स अ हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट। ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादातर जितनी भी पावर है वो उसके अंदर प्रेजेंट फिलामेंट कंज्यूम करता है। यानी फिलामेंट ज्यादा से ज्यादा पावर को यूज करता है और उस पावर को यूज करने के बाद बहुत छोटे ही अमाउंट में रेडिएशन कॉज करता है जिसकी वजह से लाइट की फॉर्मेशन होती है। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है वो मेन सोर्स है ज्यादा पावर कंज्यूम करने का। अब यह फिलामेंट किससे मिलके बना होता है,
इसका जो वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या-क्या हैं इनके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो हमारा फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन से मिलके बना होता है, क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन है वो जल्दी ऑक्सिडाइज़ नहीं होता, ऑक्सिडाइज़ होने पर क्या होता है उसमें क्या बोल ऑक्सीडाइज होने पर रस्टिंग होने के चांसेस होते हैं क्योंकि है तो टंगस्टन एक मेटल ही। लेकिन जो हमारा टंगस्टन हम इसमें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में एज़ अ फिलामेंट, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होता है, वो ऑक्सीडाइज़ नहीं होता, उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी वो ईज़िली मेल्ट नहीं होता। अब क्या-क्या और अनदर पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से मिलके बना होता है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फिलामेंट, यानी फिलामेंट को बनाने के लिए हम टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर पे वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। पेपर में एमसीक्यू में इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो हमें याद होना चाहिए। 3380 डिग्री सेल्सियस क्या होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। एंड नाउ क्या बोला गया है अनदर पॉइंट में, द बल्ब्स आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जैसे मानो ये क्या है हमारा इसमें फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट है इसके बाद बल्ब के अंदर फिलामेंट है, ये फिलामेंट ज्यादा टाइम तक चले, इसकी लाइफ जो है वो ज्यादा लॉन्ग रहे। इस वजह से जो बल्ब है उनके अंदर हमारे पास इनएक्टिव गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो एक्टिव नहीं होती लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, इनको फिल किया जाता है ताकि फिलामेंट के जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाए, लंबी रहे, यानी वो जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी इलेक्ट शॉर्ट सर्किट वगैरह जब भी हमारे उसमें होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम एक सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं। तो क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग अकर। अगर कभी भी हमारे जो भी
बिजली वगैरह होती है घरों में, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट होता है या जो वोल्टेज है उसकी ओवरलोडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे घर के अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जैसे ही उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं या ओवरलोडिंग होती है, तो इस दौरान जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाता है, उसमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की वजह से किसी भी तरीके के कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना देखने को मिले। अब वो कैसे बचाता है, जैसे ही हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होती है, तो उस दौरान इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, फ्लो हो रहे सर्किट में से उस सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट को ब्रेक करते ही करंट का फ्लो बंद हो जाता है, हाई वोल्टेज पहुंचना कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बच जाते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा बना होता है मेटल से और एलॉय ऑफ मेटल से, जैसे हो गए हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और एटसेट्रा। साथ ही साथ बोला गया है इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज देन स्पेसिफाइड फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। वही चीज बोली गई है कि जैसे ही हमारा वोल्टेज का जो अमाउंट है वो हाई हो जाएगा, हायर वोल्टेज फ्लो होते ही जो हमारे फ्यूज वायर हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्रोटेक्ट हो जाते हैं और उसमें किसी भी तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से डैमेज नहीं होता है। जो हम अपने डोमेस्टिक पर्पज से इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं वो कितने एम्पियर्स के होते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एटसेट्रा। ये सारे वो फ्यूज हैं जिनको हम अपने एज अ डोमेस्टिक पर्पज में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी हमारे फ्यूज होते हैं वो किसी भी, देखो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लिखूं, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। अब ये लाइव वायर क्या होती है, जब हम अपना मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम लाइव वायर इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें इतना याद रखना है कि जो हमारा फ्यूज होता है उसको हमेशा हम लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, इस वजह से जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग का केस होता है वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होते ही वो अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करेगा। यानी फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज के पास कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, और इसी लो मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेफ रहती हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे पास ये है कि जो करंट कैपेसिटी होती है किसी भी फ्यूज की, यानी करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन द सर्किट। यानी किसी भी फ्यूज के अंदर जो करंट कैपेसिटी होती है वो उस अप्लायंस के अंदर हो प्रेजेंट करंट कैपेसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज से भी क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे मिलके बना होता है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। तो उसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट लिखना है कि फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग का केस होता है मेल्ट डाउन होता है, सर्किट को ब्रेक करता है, जिसकी मदद से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रेट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसकी वजह से हमारा जो
इसको हम और इजी लैंग्वेज में अगर बोले, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी रेट से हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, डिसिपिएशन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर के हमारे पास दो डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल सी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के ट्रांसफर को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। एंड सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और dissipated in an electric circuit। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डिसिपेटेड हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो देखो जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की, वो होती है हमारी वॉट। सबसे पहले पावर को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इसका फॉर्मूला हो गया पी इज इक्वल्स टू में वी आई। ठीक है, अब देखो, और साथ ही साथ P का फॉर्मूला होता है हमारा एक आई स्क्वायर अपॉन में आई स्क्वायर इंटू में आर। अब ये आई स्क्वायर इंटू में आर कैसे आए, देखो वी हमें पता है ओम्स लॉ होता है, V इज इक्वल्स टू में आई आर, किसकी वजह से, ओम्स लॉ की वजह से। तो हमने क्या करा है, इस V की जगह पे आई आर को पुट करा है, आई आर को पुट करते ही आई आर मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और आर। और साथ ही साथ हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब ये वी स्क्वायर अपॉन में आर कैसे आया, आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर। ये किसको लिखेंगे हम, आई को। तो इसमें हम क्या करेंगे, v एज इट इज रहेगा, आई की जगह पे हम लिख देंगे v अपॉन में r। तो v को जब v से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए पावर के, टोटल तीन। एक हो गया p इज इक्वल्स टू में v इंटू आई, दूसरा हो गया p इज इक्वल्स टू में आई स्क्वायर r, और तीसरा हो गया हमारा p इज इक्वल्स टू में v स्क्वायर अपॉन में r। अब पावर की एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पावर की एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी वॉट, यानी एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट हो गई हमारी वॉट, WA, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ 1 वॉट में कितने 1 वॉट किसे कहते हैं, तो 1 वॉट होगा हमारा बराबर 1 वॉट इज इक्वल्स टू में 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर, क्योंकि जो हमारा पावर है वो किसके बराबर होता है, V इंटू में आई के बराबर होता है। अब तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात। अब हमारे पास कमर्शियल यूनिट आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जो हमारे घरों पे बिजली के बिल्स आते हैं, उसमें हमारे पास जितनी भी पावर कंज्यूम होती है वो हमारी किलोवाट आवर्स की फॉर्म में कंज्यूम होती है। तो कमर्शियल यूनिट क्या हो गई किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसे बोलेंगे हम किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में किलोवाट आवर, जिसको हम लिखते हैं के, डब्ल्यू और एच। एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इसमें का, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट आवर में हमारे पास 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। एंड 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के।
तो यहाँ पर हुआ हमारा ये चैप्टर फिनिश, जिसमें के सारे कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज हमारी कंप्लीट हुई। फ्यूज पढ़ लिया हमने, पावर पढ़ लिया हमने, साथ ही साथ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ लिया हमने। अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पावर क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारी वोल्टेज हो गई। एक चीज याद रखेंगे कि जितने भी हमारे पावर से क्वेश्चंस होते हैं या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें वो कभी कभी करंट को भी निकलवाना पूछ लेते हैं, और कभी कभी वो उसमें से रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट टू 220 वोल्ट। एक बल्ब है जिसकी हमें पावर गिवन है, कितनी है? 40 वॉट, और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। हमें इसमें क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में हम देखेंगे ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। उसके बाद हमें इसमें आर भी फाइंड करना है, आई भी फाइंड करना है। इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब ऑफ रेटिंग 25 वॉट टू 20 वोल्ट विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो देखो इसमें हमारे पास दो केस गिवन है। फर्स्ट केस में हमारे पास एक बल्ब है जिसकी पावर हमें दे रखी है 40 वॉट की, और जो हमारे पास वोल्टेज है उसमें वो है 220 वोल्ट, और उस दौरान हमें उसमें करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देन हमारे पास बोला गया है कि हमने क्या करा, वो जो 40 वोल्ट का बल्ब था उसकी जगह पे अब हमने 25 वोल्ट के बल्ब को लगाया है सर्किट के अंदर, लेकिन जो वोल्टेज है वो अभी भी हमारी सेम है। तो हमें बताना है कि क्या हमारे करंट और रेजिस्टेंस में अब चेंज होगा, और हमें उस चेंज को भी डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस के बारे में बात करेंगे। नाउ केस वन। केस वन में हमारे पास जो पावर है वो है 40 वॉट, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है हमारा इसमें? 220 वोल्ट। और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? इसमें फाइंड करना है हमें करंट यानी आई को, और रेजिस्टेंस यानी आर को। हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पावर का हमें फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू में V इंटू में आई। पावर की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 40, वोल्टेज हो गया हमारा 220, और करंट हो गया हमारा आई। तो जो आई की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी 40 डिवाइड बाई 220। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 11। जब हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.18 एम्पियर। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ पे आई की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो देखो पावर के हमने वहां पे टोटल 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे। P इज इक्वल्स टू में V इंटू में आई, P इज इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर, एंड पी इज इक्वल टू में वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो अब हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, यानी P इज इक्वल टू में वी स्क्वायर अपॉन में आर का यूज करके हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो आर हो गया बराबर में वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। आर वी की वैल्यू हो गई हमारी 220 मल्टीप्लाई बाई 220 अपॉन में हमारा पावर हो गया 40। कैंसिल करेंगे जीरो से जीरो, 2 1 ज़ा 2 11, 2 2 ज़ा 4, देन कैंसिल आउट करेंगे 1 1 0। तो जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी, जब हम 110 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1210 ओम, यानी R इज इक्वल्स टू में 1210 ओम। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारे पास करंट आया 0.18 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आया है हमारा 1210 ओम। अब हमारे पास जो सेकंड केस था उसमें हमने क्या करना था?
सेकंड केस में हमारे पास बोला था कि अगर हम उस 40 वॉट के बल्ब को रिप्लेस करके वहां पर हम अगर अपने 25 वोल्ट के बल्ब को लगाते हैं उस सर्किट में और वोल्टेज को सेम रखते हैं तो उस दौरान हमारे उसमें सर्किट के अंदर करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या हमारा करंट रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं, उसके बारे में हमें देखना था। तो देखो फर्स्ट केस का तो हमने निकाल लिया। अब हम लेते हैं अपना सेकेंड केस जिसमें हम वैल्यूज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नाउ केस टू। केस टू में जो हमारा पावर है वो 40 वोल्ट से 40 वोल्ट की जगह कितना हो गया, 25 वोल्ट। और जो हमारा वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया हमारा इसमें 220 वोल्ट। और हमें इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी हमें करंट यानी आई को फाइंड करना है और रेजिस्टेंस आर को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले P इज इक्वल्स टू में V इंटू में I, पावर हो गया हमारा 25, V हो गया हमारा इसमें 220 वोल्ट इंटू में I। देन I इज इक्वल्स टू में 25 डिवाइड बाई 220। जब हम 25 को 220 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.113 एम्पियर। अब हमारे पास एम वो जो करंट है वो तो आ गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। तो P इज इक्वल्स टू में वी स्क्वायर बाय आर। P हो गया हमारा इसमें 25, वोल्टेज हो गई हमारी 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। नाउ R इज इक्वल्स टू में 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय 25। 5 फोर्स 20, 5 फोर ज़ा 20, देन 5 5 ज़ा 25, अगेन 44 मल्टीप्लाई बाय 44। तो जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 1936 ओम। तो देखो फर्स्ट केस का और सेकंड केस का हमारे दोनों केसेस में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हमें करंट और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यूज में हमें चेंज देखने को मिला है, यानी थस देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द टू केसेस। दोनों केसेस में जो हमारे करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज है। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करें अगर हम, केस वन में जो हमारा करंट है वो है 0.18 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस था हमारा वो है 1210 ओम। ऐसे ही जो हमारा सेकंड केस था उसमें जो हमारे करंट की वैल्यू थी वो है हमारी 0.113 एम्पियर और जो हमारी वोल्टेज रेजिस्टेंस थी वो है हमारी 1936 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे करंट की वैल्यू है, नाउ द करंट इन केस वन इज मोर। केस वन में जो हमारा करंट है वो ज्यादा है, बल्कि since its resistance is lesser than the resistance ऑफ केस टू। केस टू के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में केस वन का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, यानी केस वन में करंट ज्यादा है रेजिस्टेंस कम, और केस टू में हमारा करंट कम है और रेजिस्टेंस फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा।
सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर इफ द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब इज 0.50 एम्पियर फाइंड इट्स पावर। तो एक एक करके हम तीनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड है कितने वोल्ट के जनरेटर से, 220 वोल्ट के जनरेटर से, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ यानी V वो कितना हो गया इस कंडीशन में, 220 वोल्ट इफ द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब इज 0.50 एम्पियर। और हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन है, यानी I हमारे पास इसमें दे रखा है 0.50 एम्पियर। हमें क्या फाइंड करना है, पावर को फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी वैल्यूज गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट करेंगे और हम यहाँ से अपने आंसर को निकालेंगे। P बराबर होता है किसके, V इंटू आई के। नाउ P इज इक्वल्स टू में वोल्टेज हो गई हमारी 220 मल्टीप्लाई बाय 0.50। जब यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे नीचे लग जाएगा जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। P इज इक्वल्स टू में 22 इंटू में 5। जब हम पावर को 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी पावर आएगी वो कितनी आएगी, 110 वॉट। तो ये हो गया हमारे इसके फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकंड में हमारे पास बोला गया है, सेकंड यानी बी पॉइंट में, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे। यानी एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितने दे रखी है, 400 वॉट दे रखी है, कितना, एक दिन में 8 घंटे के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रुपीज 3 पर किलोवाट आवर। यहाँ पे हमें कॉस्टिंग निकालनी है कि 30 डेज में वो कितनी एनर्जी को ऑपरेट करेगा अगर 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है वो कितना है हमारा, 3 रुपीज। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमसे पावर निकलवाया जाएगा, देन हमारे पास इसमें कॉस्टिंग निकलवाई गई है, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किलोवाट और किलोवाट आवर में डिफरेंस। तो पहले हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसकी पावर कितनी है, 400 वोल्ट, यानी पावर ऑफ द फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर कितना है, वो है हमारा 400 वॉट। टाइम कितना लग रहा है उसको पर डे में इतनी एनर्जी कंज्यूम करने में, 8 आवर्स का, यानी टाइम टेकन टू कंज्यूम पर डे इज इक्वल्स टू में टी बराबर में 8 आवर्स। एंड हमें क्या करना है, इसमें कॉस्टिंग फाइंड करनी है। टू फाइंड कॉस्ट फॉर 30 days with रुपीज 3-4 पर किलोवाट आवर। हमें यहाँ पे कॉस्टिंग फाइंड करनी है 30 डेज की, अगर वो 1 किलोवाट आवर का प्राइस कितना है, 3 रुपीज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हमें पता है पावर किसके बराबर होता है, पावर बराबर होता है कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है और उसको कंज्यूम होने में कितना हमें टाइम लग रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, पावर। यानी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन इज नोन एज पावर। अब देखो हमारे पास पावर गिवन है वो कितनी है, 400 वॉट। या फिर यहाँ पे हम देखेंगे हमें एनर्जी निकालनी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो एनर्जी कंज्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा हमारा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, और पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। अब देखो एनर्जी कंज्यूम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है।
पावर कितनी गिवन है, वो है हमारी 400 वॉट। इनटू में टाइम टेकन कितना लग रहा है हमारा 8 आवर्स का। 400 हमारा वॉट में हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स। तो जब हम 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3200 वॉट आवर्स, यानी कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, 3200 वॉट आवर। लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए, किलो वॉट आवर्स की फॉर्म में। तो एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू में 3200 डिवाइड बाय 1000 किलो वॉट आवर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 3.2 किलो वॉट आवर। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी लगी है, 3.2 किलो वॉट आवर। अब ये हो गई हमारी एक दिन की एनर्जी कंज्यूम। हमें कितने दिन की चाहिए, हमें चाहिए टोटल 30 डेज की। तो नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे इज इक्वल्स टू में 3.2 किलो वॉट आवर। एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 3.2 किलोमीटर और 3.2 किलो वॉट आवर्स। हमें कितने डेज की चाहिए, 30 डेज की, यानी 30 डेज एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज बराबर होगा 30 इंटू में 3.2, पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो, इस जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। नाउ 32 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 96 किलो वॉट आवर। अब ये हमारी आ गई 30 डेज की एनर्जी कंजप्शन की, कितना हमें 30 डेज में एनर्जी कंज्यूम हुई है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि 30 डेज में जितनी भी हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है उसमें 3 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से हमें कॉस्टिंग फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो फाइंडिंग कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगा, हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का कितना कॉस्ट है, 3 रुपीज। हमें कितने का फाइंड करना है, 92 किलोवाट आवर का। सो कॉस्ट ऑफ 92 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू में 3 मल्टीप्लाई बाय 96। जब हम 3 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 288 रुपीज। यानी कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज ₹288। यानी कितना प्राइस लगेगा उसमें, 288 हमें उसमें प्राइस देखने को मिलेगा। ए पार्ट हमने इसका कर लिया, बी पार्ट हमने इसका कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी में क्या बोला गया है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। हमें किलोवाट और किलोवाट आवर के बीच में डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले किलोवाट एंड किलोवाट आवर। फर्स्ट हमारे पास क्या डिफरेंस है दोनों में, तो देखो फर्स्ट डिफरेंस में हमारे पास ये है कि जो किलोवाट होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट होती है, यानी किलोवाट पावर इन इलेक्ट्रिकल किलोवाट इज इट्स
एसआई यूनिट, यानी पावर की जो एसआई यूनिट है उसको हम क्या वो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल किलोवाट। वही जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट होती है वो होगी हमारी किलोवाट आवर्स। तो फर्स्ट डिफरेंस तो एसआई यूनिट के बेसिस पे हो गया, यानी कमर्शियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स। सेकेंड डिफरेंस में हमारे पास ये है कि जो हमारा किलोवाट होता है वो क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंड हुई है एक सिंगल सेकेंड में, और जो हमारा किलोवाट आवर्स होता है वो पावर होता है किसी भी अप्लायंस का कि वो 1 किलोवाट एनर्जी को 1 आवर्स में यूज करते हैं, यानी 1 आवर्स में 1 किलोवाट एनर्जी के कंजप्शन को ही हम क्या बोलते हैं 1 किलोवाट आवर्स यूनिट बोलते हैं। तो सेकेंड क्या हो गया डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी expended in a single second, and kilowatt hour क्या है, a power appliances uses 1 kilowatt of energy in 1 hours। नेक्स्ट है हमारे पास 1 किलोवाट, यानी 1 वाट में बराबर होता है कि 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में जित कंज्यूम होगी, और जो 1 किलोवाट आवर्स होता है वो बराबर होता है हमारा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू में 3.6 इंटू में 10 टू द पावर 6 जूल, या फिर 3 6 दिस वन जूल। तो ये हो गया हमारा किलोवाट और किलोवाट आवर के बीच का डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड एट 60 वॉट टू 40 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। देखो, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसके हमें पावर गिवन है 60 वॉट, वोल्टेज गिवन है हमें 240 वोल्ट, हमें क्या फाइंड करना है इसमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। नाउ इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट, अगर हमारा वोल्टेज 240 से घटकर कितना हो गया 192 वोल्ट हो गया, तो हमें उस दौरान कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, देन हमें उसमें पावर फाइंड करनी है, एंड द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब, कितना करंट हमारा उसके अंदर ड्रॉ हो रहा है उसको भी फाइंड आउट करना है। और हमें क्या इसमें दे रखा है, एज्यूम डेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन अनचेंज, तो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या है वो चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट केस में टू फाइंडिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है कि जो हमारा पावर है यानी पी की वैल्यू हो गई 60 वॉट, और जो वोल्टेज हुई हमारी इसमें यानी वी वो बराबर है 240 वोल्ट की। अब पी किसके बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर के, यानी आर बराबर हो गया वी स्क्वायर बाय पी के। नाउ आर इज इक्वल्स टू में वी स्क्वायर 240 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन में पावर हो गई हमारी इसमें 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6,
6 4 ज़ा 24 एंड 240 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 960 ओम। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट केस जब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था। सेकंड केस में हमारे पास बोला गया है कि हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होके कितनी हो गई, 192 वोल्टेज हो गई। तो यहाँ पे हम सेकंड केस को मेंशन करेंगे। सेकंड केस में जो हमारा वोल्टेज है यानी V वो हो गया 192 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमारी अनचेंज है यानी रेजिस्टेंस हमारी सेम रहेगी। R की वैल्यू अभी हमारी कितनी आई थी, 960 ओम। हमें फाइंड करना है इसमें पावर। एंड हमें इसमें क्या फाइंड करना है, करंट यानी I। तो देखो हमारा जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हुआ है कितना, 240 वोल्ट से हो गया है हमारा अभी ये 192 वोल्ट। नाउ पावर इज इक्वल्स टू में V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर हो गया हमारा 192 मल्टीप्लाई बाय 192 डिवाइड बाय 960। 2 9 जा 80, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 की 0, देन 96 और ये हो जाएगा हमारा 240 अगेन। 240 1 जा 2, 24 1 जा 24, 0, 24 4 जा 96 एंड 96 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 की 4 कैरी आ गई 2, 4 9 जा 36, 37 एंड 38। 384 डिवाइड बाय 10 यानी पावर कितनी आ गई, 38.4 वॉट। ये क्या होगी हमारी इस कंडीशन में पावर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वोल्टेज। V इज इक्वल्स टू में आई आर। तो I किसके बराबर होगा, V बाय आर के। वोल्टेज हो गई हमारी 192 और रेजिस्टेंस हो गया हमारा 960। कैंसिल आउट करेंगे 96 अपॉन में 2 अपॉन में 480 अगेन। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, then 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 24 2 जा 48, 24 1 जा 24। I इज इक्वल्स टू में 2 बाय 10 यानी ये कितना हो गया 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारी पावर और करंट दोनों की वैल्यू आ गई। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 वोल्ट एंड 750 माइक्रो मेगा एम्पियर। यानी हमारे पास एक टॉर्च बल्ब है जिसका जो वोल्टेज है वो है 2.5 एंड 750 मेगा एम्पियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में है हमारे पास वोल्टेज यानी V की वैल्यू जो कितनी है 2.5 V। करंट I है हमारे पास 750 MA। इसको हम सिंपल एम्पियर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.75 एम्पियर। और हमें इसमें फाइंड क्या क्या करना है यानी कैलकुलेट करना है सबसे पहले किस पावर क्या है उसकी, इट्स रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू को भी फाइंड करना है साथ में। सेकेंड फर्स्ट हमारे पास देखो पहले हमें फाइंड करना है पावर कितनी है। सेकेंड नंबर पे हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस कितना है। थर्ड कितना उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ये सारी चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें P हमें निकालना है। तो देखो P इज इक्वल्स टू में V इंटू में I। V हो गया हमारा 2.5, वोल्टेज हो गया हमारा इसमें 0.75। तो जब हम 25 के नीचे से पॉइंट हटाएंगे ये हो जाएगा 10 एंड दिस वन इज 100। 25 5 जा 75, 25 3 जा 75, 25 2 जा 4 जा 100 अगेन। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में
5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू में P। तो P हो जाएगा हमारा 15 अपॉन में 8। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.87 वॉट। यानी पावर की वैल्यू कितनी आई? 1.87 वॉट। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया। अब हमें इसमें निकालनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो देखो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू में आई आर। तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I के। वोल्टेज है हमारे इसमें 2.5 और करंट है हमारे पास 0.75। नाउ पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो, तो जीरो से जीरो कैंसिल, बचा कितना? 25 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 75। 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 3 ज़ा 15। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 5 2 ज़ा 10 डिवाइड बाय 3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 3.33 ओम। 3.33 ओम। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें फाइंड करना है एनर्जी कंजप्शन। तो एनर्जी कंजप्शन कितनी होती है? देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे देखा कि पावर बराबर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन के। अब हमें यहाँ पे पावर कितनी निकली? हमारी पावर है हमारी 1.87 और हमें कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स। उस दौरान हमें एनर्जी कंज्यूम निकालना है, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर हो गया 4 इंटू में 1.87। और जब हम 4 को 1.87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.8 वॉट आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का, क्या बोला गया है फिफ्थ क्वेश्चन में? एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है, यानी रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू में 200 ओम, जिसके अंदर करंट I की वैल्यू कितनी है? वो हो गया हमारा इसमें 1 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड्स एंड द एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम्ड बर्निंग इट फॉर 5 आवर्स। तो देखो फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें इसमें। पावर की वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और कितना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है 5 आवर्स में, उसको भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पावर को निकालेंगे। पावर को फाइंड आउट करने के लिए तो देखो P इज इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू हो गई हमारी 1 का स्क्वायर, इंटू में रेजिस्टेंस हो गया हमारा इसमें 200। तो पावर कितना आया? टोटल 200 वॉट। अब हमारे पास इसमें क्या फाइंड करने को बोला गया है? वोल्टेज। तो V इज इक्वल्स टू में I इंटू में R।
V बराबर हो गया वोल्टेज, सॉरी I है हमारा इसमें 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है हमारा 200 ओम। तो जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 200 वोल्ट। अब हमारे पास इसमें बोला गया है एनर्जी कंज्यूम निकालनी है बल्ब की 5 आवर्स अगर वो जल रहा है, तो क्या होगा इसमें एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 5 आवर इन बर्निंग, वो बराबर हो जाएगा हमारे, देखो पावर इज इक्वल्स टू में एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू में, सॉरी अपॉन में टाइम टेकन। नाउ पावर हमारे पास गिवन है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू में पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। पावर की वैल्यू हो गई हमारी इसमें 200 वॉट, टाइम टेकन है हमारा 5 आवर्स। तो जो टोटल एनर्जी की कंजप्शन होगी, एनर्जी जो हमारी कंज्यूम्ड होगी वो हो जाएगी हमारी 1000 वॉट आवर्स। यानी इस 1000 वॉट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर्स, क्योंकि थाउजेंड्स की फॉर्म में है। तो ये हो गए हमारे टोटल आज के सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व किए। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें एक अनदर फॉर्मूले के बारे में पता चला, वो क्या है कि किस तरीके से हम किसी भी सर्किट के अंदर पावर और टाइम टेकन के अकॉर्डिंग एनर्जी कंजप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, ये इजी चैप्टर था काफी, और इसमें हमें काफी सारे फॉर्मूलेस देखने को मिले जो एक दूसरे से डिराइव होते हुए दिखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेस हैं उसको एक फॉर्मूला शीट बनाएंगे और उस फॉर्मूले शीट के अंदर सारे फॉर्मूलेस को लिखेंगे। तो अब हम करेंगे अपने इस पूरे चैप्टर की फॉर्मूले शीट को रेडी। देखो फॉर्मूले शीट में सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जो चार्ज होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। और इससे रिलेटेड हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि जो क्यू है वो बराबर होता है किसके, एन इंटू में ई के। एन हो गया इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। देन हमने सेकंड पढ़ा है उसमें करंट के बारे में, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो जो हमारा फॉर्मूला हुआ वो हो गया आई इज इक्वल्स टू में क्यू बाय
टी, जिसमें क्यू हो गया हमारा चार्ज और टी हो गया हमारा उसमें टाइम। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है हमारी एम्पियर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, जिसकी एसआई यूनिट क्या है हमारी, वोल्ट। एंड V इज इक्वल्स टू में V किसके बराबर है, W बाय Q के, जिसमें W क्या हो गया हमारा कि एक वर्क डन बाय चार्ज, एक चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। नेक्स्ट था हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। उससे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, जिसमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू में आई आर। अब ये आर क्या था, आर था हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है हमारी ओम, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के बारे में बात की जाए तो आर बराबर होता है हमारा रो एल बाय ए की, जिसमें एल हो गया लेंथ ऑफ द वायर, ए हो गया हमारा इसमें एरिया ऑफ द वायर, और ये हो गया हमारा इसमें रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है हमारी ओम मीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम और मीटर की फॉर्म में। उसके बाद हमने यहाँ पे सीरीज और पैरेलल में किसको कनेक्ट किया था, रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे तो आर एस इज इक्वल्स टू में बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। वहीं अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो वो बराबर होगा 1 अपॉन में RP प्लस 1 अपॉन में इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 के। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिससे हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मूले डिराइव होते हैं। कौन कौन से, एक ये H इज इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। इसमें जब हम वोल्टेज और ओम्स लॉ का यूज करके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे तो एक हमारा फॉर्मूला बनेगा H इज इक्वल्स टू में V स्क्वायर बाय आर टी, और अनदर फॉर्मूला था हमारा H इज इक्वल्स टू में V इंटू आई इंटू में T।
नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है पावर का, जिसमें पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू में VI। पावर की अगर हम SI यूनिट के बारे में बात करें तो पावर की SI यूनिट होती है हमारी वॉट। अब अगर हम इससे रिलेटेड और फॉर्मूले को डिराइव करें तो एक तो हमारे पास है ही P इज इक्वल्स टू में VI। एक फॉर्मूला होता है पावर का P इज इक्वल टू में V स्क्वायर बाय R। और एक फॉर्मूला होता है पावर का P इज इक्वल्स टू में I स्क्वायर डिवाइड बाय R। देन अनदर फॉर्मूला क्या था हमारा? पावर इज इक्वल्स टू में एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन, यानी P इज इक्वल्स टू में E बाय T। तो E का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? P मल्टीप्लाई बाय T। तो ये हो गए हमारे सारे इस चैप्टर के फॉर्मूलेस। इन चैप्टर में हमने किन किन फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा और किस तरीके से वो डिराइव हुए। तो यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर फिनिश। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को, जो होगा हमारा फिजिक्स का इसी में नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो होगा हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।